वन चैप्टर वन क्वेश्चन सीरीज के एक और धमाकेदार लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। आज है लेक्चर नंबर 4 अमेलगमेशन। आज आप पाएंगे अमेलगमेशन की पूरी चर्चा एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर भी हो सकती है। इस पूरी सीरीज में हम हर एक चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें पूरी चैप्टर की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जा रही है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए, जिसका लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कॉमेंट कर देना, हम एड्रेस करके चलेंगे। जिसके अंदर बायबैक हमने कराया, कैश फ्लो हमने कराया, ब्रांच हमने कराया। ब्रांच में तो हमने सारे आरटीवी पीवाईक्यू ही डिस्कस करा दिए, एक एक फॉरेन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, सबसे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। और आज अमेलगमेशन है जिसके अंदर हम स्टडी मैट का ही एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें जनरल एंट्रीज भी डिस्कस हो जाएंगी और प्यारे प्यारे बच्चों बैलेंस शीट भी डिस्कस हो जाएगी। अगर आप छोड़ने का सोच रहे हो किसी चैप्टर को तो आपके लिए ये सीरीज है। इस सीरीज के जिस भी चैप्टर को आप छोड़ने का सोच रहे हो और आप इस सिचुएशन में फंस चुके हो कि पेपर से पहले आपके पास अब रत्ती भर भी टाइम नहीं है उस चैप्टर को पूरा करने के लिए, तो ये एक सिंगल वीडियो पर चैप्टर हमारी आप देख जाओ और सारे छोड़ने वाले हो तो सारे देख जाओ, आपका पेपर का काम चलेगा बच्चा पार्टी। ठीक है जी, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो, क्योंकि ना केवल एडवांस अकाउंट के लिए आपके पास पूरे बोथ ग्रुप के लिए इसी चैनल पर, चार्टर स्टडीज अकेडमी चैनल पर ही हम लोग लेकर के आ रहे हैं। कुछ वीडियोस डल भी चुकी है, अभी आप देख सकते हो, लॉ की रिवीजन, कॉस्टिंग की रिवीजन, पूरे बोथ ग्रुप की रिवीजन, सारी डीटी आईडीटी सब कुछ जो भी है। टॉप 50 क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं, वहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराया जा रहा है। एफएम के अंदर आपका स्टॉक मार्केट वे में पूरी लाइव प्रेजेंटेशन करा करके आपको रिवीजन कराई जा रही है। तो थिंग्स आर वेरी गुड। एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो, तभी पुश होती है, तभी हमें अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है बच्चा पार्टी। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट करना, हम एड्रेस करके चलेंगे। ओके सर जी, ओके सर जी। अब करते हैं शुरू। चलो, तो मैं अपने पास ये ओपन कर लेता हूं, लेके प्रभु का नाम। हेलो 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 हेलो, 4 बार हेलो। लेक्चर नंबर 4 अमेलगमेशन, सबका है स्वागत। आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्लास में जो जर्नल एंट्रीज को ठिकाने लगाए हैं डेमो के माध्यम से, उन सभी जर्नल एंट्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन आज हम करेंगे और आप पाएंगे कि सब कुछ आपको पहले से ही आता है। जो अभी तक मेहनत करी है उसका फल लेने का समय आ गवा है रे बबुआ। क्या क्या एंट्रीज थी, क्विकली। ओल्ड कंपनी की बुक्स में रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, देयर आफ्टर बायर कंपनी टू रियलाइजेशन, देयर आफ्टर कैश, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स टू बायर कंपनी, राइट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिलेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर टू कैश। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल और अपने रिजर्व्स वगैरह और रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू कैश। उसके बाद रियलाइजेशन टू कैश। और अगर आपने अभी पे कर दिए हैं और सामने वाली कंपनी से लेने हैं तो बायर कंपनी टू कैश, और जब मिल जाएंगे तब कैश टू बायर कंपनी। उसने पे करने, उसने पे किया तो हमें क्या करना भाई। और दूसरी कंपनी की बुक्स में बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, और उसके बाद एसेट्स टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। डिफरेंस जाएगा गुडविल और कैपिटलिज्म में। उसके बाद अगर आप सामने वाली कंपनी को क्या दे रहे हो, डिवेंचर्स, तो उसके डिवेंचर्स डेबिट और आपके नए डिवेंचर्स क्रेडिट। और अगर आप यानी नई कंपनी पे कर रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो गुडविल या कैपिटलिज्म डेबिट होगा टू कैश। ठीक है। और जो इसमें बीच में एक एंट्री कौन सी रह गई, जब आप वेंडर कंपनी को क्या दोगे, वेंडर कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इज इट क्लियर? अगर रिवाइज करके आए हो रही तो कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती समझ में आने में। ठीक है, रिवाइज तो नहीं करके आए, इतना कॉन्फिडेंट भाई साहब, पिछली क्लास में तुम भूल गए हो लगता है, रिवाइज नहीं करके आए। 1 मिनट रुको, स्नेह हटना जरा। आप रिवाइज नहीं करके आए हैं पिछली क्लास में, आपको सजा मिलेगी। एक चीज का ध्यान रखना, टू बी वेरी सीरियस, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। क्या नहीं था मूड? हाँ, अच्छा, इस वजह से मैंने रिवाइज करी नहीं, यही प्रॉब्लम आई थी बस। ओके, चलो ठीक, ऑन द वे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है, बिना किसी देरी के पढ़ना करेंगे शुरू, लेके प्रभु का नाम।
Y लिमिटेड एक्वायर्स द बिजनेस ऑफ Z लिमिटेड। प्यारे बच्चों, Y लिमिटेड क्या कर रही है? Z लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, खरीद रही है। बच्चों पेज नंबर है 13.22, इलस्ट्रेशन नंबर 5। मिल गया? Y लिमिटेड खरीद रही है Z लिमिटेड को। तो बताओ ओल्ड कंपनी कौन? Z लिमिटेड। और एब्जॉर्बिंग जो से खरीद रही है वो यानी ट्रांसफरी कंपनी कौन? Y। तो जो एंट्रीज थी रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, वो किसके यहाँ होंगी? Z के यहाँ। और बिजनेस परचेज टू वेंडर ये किसके यहाँ होंगी? Y के यहाँ, क्योंकि Y है परचेजिंग कंपनी। Y ने खरीद लिया रे Z को 31 मार्च 21 को। Z की जो बैलेंस शीट थी ये रही। इस बैलेंस शीट को संभालेगा कौन? Y। ये Z की बैलेंस शीट है, इसे कौन संभालेगी अपने अंदर? Y लिमिटेड। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और नोट्स में बताया कि शेयर कैपिटल में दो प्रकार की शेयर कैपिटल है, इक्विटी और 6% प्रेफरेंस। रिजर्व्स में बहुत है रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व, P&L, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 6%, डिबेंचर्स, पीपीई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी और इंटेंजिबल एसेट्स दो है, गुडविल और पेटेंट। Y लिमिटेड वॉज टू टेक ओवर ऑल एसेट्स। Y ने Z के सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए। ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सेप्ट कैश। तो कल मैंने बताया था अगर कोई एसेट सामने वाली कंपनी लेने से मना कर देती है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? पुरानी कंपनी की बुक्स में होगा जो भी होगा। क्या इस कैश को हम नई कंपनी यानी Y में ले जाएंगे? मना कर रही है तो क्यों ले जाएंगे? एंड लायबिलिटीज, और सारी लायबिलिटीज ले ली Y ने Z की, लेकिन एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, एक लायबिलिटी छोड़ दी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। तो इस लायबिलिटी का क्या होगा? इसे ओल्ड कंपनी यानी Z लिमिटेड स्वयं पे करेगी। एम आई राइट और राइट? क्या ये लायबिलिटी उठ के जाएगी Y में? नो। ठीक है। एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट्स। और सर जी अगर Y लिमिटेड Z लिमिटेड के एसेट्स वगैरह खरीद रही है तो पेमेंट भी तो करेगी Z को, बोलो यस सर नो? यस सर। तो क्या क्या पेमेंट हो रही है? पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं कितनी? फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर ₹10 इन कैश। हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में 10 रुपया कैश, और साथ ही साथ एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाला 9% के रेट वाला। ठीक है? ठीक है। तो ऊपर जरा देखना Z लिमिटेड में कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे? ये देखो सर, सामने देखो सभी बच्चे, 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, डिवाइड करो 100 से, क्योंकि एक शेयर Z लिमिटेड का, एक प्रेफरेंस शेयर 100 का था, तो कितने हुए? 4000। कितने प्रेफरेंस शेयर थे Z लिमिटेड के पास? 6% वाले, 4000। इसके बदले में ये जो Z लिमिटेड के 4000 6% वाले प्रेफरेंस होल्डर से इनको क्या मिलेगा? Y लिमिटेड में 10 रुपया तो कैश मिलेगा, यानी 4000 इंटू 10, 40,000 तो कैश हो गया। अभी बस समझ रहे हैं, लिखेंगे भी। और साथ ही साथ 4000 के बदले 4000 ही प्रेफरेंस शेयर्स मिलेंगे, 100 रुपए वाले ही, लेकिन 6 की जगह 9% वाले, 9% वाले। क्लियर? ओते सर। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। फॉर ईच इक्विटी शेयर इन Z लिमिटेड ₹20 इन कैश। बताओ इक्विटी शेयर्स कितने थे? इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी ऊपर? 8 लाख। एक शेयर 100 का तो डिवाइडेड बाय 100। इक्विटी शेयर्स कितने हुए? 8000। इक्विटी शेयर्स कितने हुए? 8000। हर एक इक्विटी शेयर पे 20 रुपया कैश, तो 8000 इंटू 20 कितना हो गया? 1,60,000 का कैश हो गया। एंड 1 इक्विटी शेयर, और साथ ही साथ एक इक्विटी शेयर भी दे रहे, तो 8000 इक्विटी शेयर के बदले में कितने इक्विटी शेयर? 8000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एक शेयर 100 रुपए का इक्विटी वाला, लेकिन इशू कितने में हो रहा है? 140, तो 40 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। राइट? कल हमने लिखवाया था ना आपको, नई कंपनी की बुक्स में एंट्री की अगर शेयर प्रीमियम पे दी जाए तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। यस सर। और क्या क्या लिखा हुआ है? ये तो हो गई परचेज कंसिडरेशन की बात। और लिखा हुआ है अगला पॉइंट, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ Z लिमिटेड। ये Z लिमिटेड के एसेट्स वगैरह को उठा करके Y लिमिटेड में ट्रांसफर करने का जो खर्चा है, आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय Y लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। पहले तो रीइंबर्स का मतलब समझो। रीइंबर्स का मतलब पता क्या होता है? अभी तुम दे दो, बाद में हम तुम्हें दे देंगे। अभी तुम दे दो, बाद में हम तुम्हें दे देंगे। जैसे मैंने अभी तुम्हें प्रिंट आउट के लिए भेजा, तो मैंने कहा अभी तुम दे दो, बाद में क्लास खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगा। तब तक तो रुक जाओगे। तो रीइंबर्समेंट का मतलब होता है अभी तुम दे दो, बाद में हम तुम्हें दे देंगे। तो यहां क्या लिखा हुआ है?
आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कह रही है अभी तुम दे दो, बाद में हम तुम्हें रीइंबर्स कर देंगे यानी दे देंगे। तो अभी कौन पे करेगा? फिलहाल के लिए कौन पे करेगा बच्चा पार्टी? फिलहाल के लिए कौन पे करेगा? जेड लिमिटेड। फिलहाल के लिए पेमेंट विल बी मेड बाय जेड लिमिटेड, और बाद में वाई लिमिटेड उसे रीइंबर्स कर देगी, लेकिन केवल कितना? 10,000 तक। केवल कितना? 10,000 तक। प्रिंटर अगर 500 तक का निकलवा लाओगे प्रिंट, तो 500 तक का मैं दे दूंगा, उससे ज्यादा का निकलवाते तुम्हें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो वाई लिमिटेड जेड लिमिटेड से क्या कह रही है? न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी से क्या कह रही है कि जी तुम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करो, अभी के लिए पूरा तुम पे करो जितना भी खर्चा है, और बाद में हम तुम्हें 10,000 तक का रीइंबर्स कर देंगे। उससे ज्यादा होता है तो तुम जानो। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ? 12.5। तो बताओ अभी के लिए जेड लिमिटेड यानी ओल्ड कंपनी कितना पे करेगी? पूरा 12.5। तो जो हमारी एंट्री थी बायर कंपनी टू कैश, उसमें कितना लिखोगे? टू कैश में तो 12.5, लेकिन बायर कंपनी से केवल कितना मिलेगा? 10,000। तो बाकी का 2,500 रियलाइजेशन में डेबिट। यानी एक प्रकार से ऐसे हो गया, 2,500 तो ये खुद पे करेगी रियलाइजेशन टू कैश, और 10,000 सामने वाली कंपनी से लेगी, तो बायर कंपनी टू कैश 10,000। और जब वो 10,000 मिल जाएंगे, कैश टू बायर कंपनी 10,000। अभी लिखेंगे सब, बस समझ रहे, अभी सब लिखेंगे, केवल समझ रहे। और क्या लिखा हुआ है? डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ बात लिखी है कि भाई पुराने डिबेंचर्स को आप नए डिबेंचर्स दे रहे हो अपनी कंपनी में। देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे। वाई लिमिटेड लैंड एंड बिल्डिंग को 5.5 लाख में लेती है, प्लांट मशीनरी को 6.5 लाख में, पेटेंट को 20,000 में। क्या है ये? अग्रीड वैल्यूज। देखो यूं तो जो आपकी जेड लिमिटेड की लैंड बिल्डिंग है वो 4 लाख की है, पर वाई लिमिटेड क्या कह रही है? हम इसे 5.5 लाख में लेने को तैयार है, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस अच्छा चल रहा होगा। यूं तो जेड लिमिटेड की प्लांट मशीनरी 6 लाख की है, पर उसे 6.5 लाख में लेने के लिए तैयार है वाई लिमिटेड, उसका मार्केट प्राइस अच्छा चल रहा होगा। तो जिस वैल्यू पर लेन देन हो रहा है वही तो असली वैल्यू है, बैलेंस शीट वैल्यू असली वैल्यू नहीं है। जिस वैल्यू पर लेन देन हो रहा है वो असली है, तो उसी को लेकर के हम चलेंगे। क्वेश्चन ने मांगा क्या है? लिखा नहीं हुआ, मैं बता देता हूं। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन निकालने। ठीक है सर, क्वेश्चन ने तो कहीं कहा नहीं परचेज कंसिडरेशन निकाले, तो निकाले क्यों हम? बच्चों अगर परचेज कंसिडरेशन नहीं होगी तो उस एंट्री में अमाउंट क्या डालोगे? बायर कंपनी टू रियलाइजेशन वाली। जब तुम थैला सामने वाली कंपनी को दे देते हो, उसमें परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो लिखना होता है कि अब बदले में हमें पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? पीसी के बराबर। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर पीसी निकालना सबसे पहला स्टेप है, भले ही क्वेश्चन ने ना मांगा हो, पीसी तो निकालना ही है ना यार। तुम सारे एसेट लायबिलिटी अपने सामने वाली कंपनी को दे दोगे और ये नहीं निकालोगे कि बदले में उससे कितना पैसा लोगे, तो फ्री में दे रहे हो क्या? इसलिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पीसी की कैलकुलेशन, और फिर आपको जर्नल एंट्रीज करके दिखानी। करें शुरू? करिए सर। चलो तो बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट। जानवी हमने आपको 1:30 बुलाया था, लेकिन आज समस्या ये हो गई कि अभी हम भी थोड़ा सा लेट हो गए आज क्लास शुरू करने में। क्या करें बताओ आप? है 2:30 तक बैठ जाओ आराम से, फोन वोन चला लो, बैठ जाओगे ऐसे? है बोर तो नहीं होगे? चलो रे बच्चों, लिखो रे बच्चों। सबसे पहला स्टेप सॉल्यूशन नंबर 5। किस किस ने पिक्चर देखी है? मास देखिए ना। वो कहता है कि पहली तारीख को तुझे एहसास होगा कि डर क्या होता है, और फिर तू फिनिश। तो आज अमेलगमेशन के चैप्टर को एहसास होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई करी, और कुछ दिनों में अमेलगमेशन फिनिश। सॉल्यूशन नंबर 5, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रियंका चोपड़ा। देखो पेपर में ना लिखाना, ये हमारी तुम्हारी क्लास की बातें हैं, नहीं तो नंबर मिलना छोड़ो, उल्टा कट जाएंगे, जो मिल रहे होंगे वो भी ना मिलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। भैया क्या फॉर्मेट बनवाया इसका? पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग नोट्स। तो तुम तो सारा रिवाइज करके बैठे, तुम तो झूठ बोल रहे थे। सब कुछ तो तुम सही जवाब दे रहे हो। सेकंड क्लास तो देखी थी, लेकिन जो आपने वो कराई थी ना एंट्री वाली,
तो घर जाके जितना मेरे पे दिमाग में था उतना मैंने रिपीट कर लिया, बाकी इसका एक ही कारण है, जो डेमो आपको दिया गया है वो कहीं ना कहीं याद है चीजें। पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट, क्या रुपीन 1000 था कुछ ऐसा? ना, कहाँ था? इससे अमाउंट्स के इसमें मतलब ऐसे तो रुपी लिखा है, रुपीन 1000 थोड़ी, खाली रुपी, खाली रुपी है। ओके सर, मुझे बताओ परचेज कंसिडरेशन निकालते वक्त डिबेंचर्स वाली कैलकुलेशन भी लेंगे? रिलेशन एक्सपेंसेस लेंगे? नहीं, केवल और प्रेफरेंस और इक्विटी। तो पहले प्रेफरेंस का लिखा था क्वेश्चन में, तो पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ले लेते हैं। 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेमेंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और पेमेंट टू 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको क्या दे रहे थे? क्वेश्चन में पढ़ा था आपने, इनको कैश भी दे रहे थे और इनको 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहे हैं। इनको दो दो चीजें दे रहे हैं। ओ माय गॉड। अच्छा, कैश कितना दे रहे थे? प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे पहले तो ये बताओ। प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे सर? 4 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, डिवाइडेड बाय 100 एक प्रेफरेंस शेयर। तो कितने प्रेफरेंस शेयर थे जेड लिमिटेड में? 4000 प्रेफरेंस शेयर्स। ये थे आपके 4000 प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक काम करो, 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 में इंटू 1 और कर दो, ताकि रेशो भी आ जाए कि एक के बदले एक दे रहे हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, कि भाई 4000 है और इंटू 1, एक के बदले एक दे रहे हैं, तो 4000 के बदले 4000 इंटू 1 4000। अमाउंट में आ जाएगा कितना कैश था जी? 10 रुपीज। 4000 इंटू 10 बोले तो 40,000। ये दे रहे हैं जी कैश। ये है कैश की कैलकुलेशन। ये है कैश की कैलकुलेशन। जो जेन जी है आजकल की, जेन जी, मेरा मोबाइल के नहीं दे सकते, कहा था बोर हो जाओगे, ले आओ। 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारे परिवार में से ही है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा बच्चों, तो शेयर्स कितने दे रहे? ओ शिट, यहाँ पे इंटू 1 नहीं आना यार, यहाँ पे इंटू 1 नहीं आना, वो तो रेशियो नीचे शेयर्स के लिए आएगा ना। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1, कितने शेयर्स दे रहे जी? 4000 प्रेफरेंस शेयर्स। 4000 प्रेफरेंस शेयर्स। कैश था 10 रुपए पर शेयर, और शेयर कितने रुपए वाले दे रहे हैं? 100 रुपए वाले शेयर दे रहे हैं, 100 रुपए वाले। तो 4000 इंटू 100, शेयर्स हो गए 4 लाख रुपए के। सिंपल एज दैट, 40,000 का कैश, 4 लाख के शेयर्स। अब नंबर लगावत है, बोलो किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको क्या क्या दे रहे हैं सर? इनको भी कैश दे रहे हैं और इक्विटी शेयर्स भी दे रहे हैं। तो पहले इनको कैश देते हैं। कैश कितना दे रहे हैं इनको? भाई 8 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, एक शेयर 100 रुपीज का, तो कितने इक्विटी शेयर्स हुए? 8000 इक्विटी शेयर्स। और कैश कितना है पर शेयर? 20। तो 8000 इंटू 20, ये हो गया आपका 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000। 160 लिख लिया। और साथ ही साथ इनको इक्विटी शेयर्स भी देने हैं, बोलो यस सर नो? अच्छा जी, इक्विटी शेयर्स कितने लिखे हुए थे? 8,000 इंटू 1, 8 लाख डिवाइडेड बाय 100 यानी 8,000 इंटू 1, क्योंकि एक के बदले एक मिल रहा है। तो इक्विटी शेयर्स भी कितने हो गए? 8,000 इक्विटी शेयर्स। लेकिन प्यारे बच्चों, वैल्यू कितनी है? 100 या 140? सर 140 वाले शेयर दे। मार्केट प्राइस तो 140 है ना, असलियत क्या है? असली प्राइस होता है मार्केट प्राइस, वो कितना है? 140। तो असल में पेमेंट कितने की कर रहे हो? 140 की।
मैं कहूं मैंने मोबाइल 10,000 का खरीदा, लेकिन आज की डेट में इसका मार्केट प्राइस 8,000 है, और ये मैं मोबाइल किसी को गिफ्ट कर दूं, तो वो 10,000 का गिफ्ट हुआ या 8,000 का गिफ्ट हुआ? क्योंकि आज की डेट में तो उसकी वैल्यू 8 के बराबर है। 2,000 का मैंने भी तो यूज किया था उसको, उसे तो मैंने 8,000 का ही करके दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 14 अट्ठे 112, 11,20,000, 11,20,000। बच्चों टोटल पीसी बताओ रे, बच्चों रे टोटल पीसी बताओ रे। 40 और 4, 440 प्लस 160 प्लस 1120, 17,20,000, 17,20,000। दिस इज योर टोटल परचेज कंसिडरेशन। कोई दिक्कत आई? नहीं सर, आनी भी नहीं चाहिए, आ भी नहीं सकती, फटक ही नहीं सकती तुम्हारे आसपास। तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत है, तुम्हारे पास हौसला है। $17,20,000। यस सर, यस सर, यस। आगे चले। अब क्या करना है? क्या करना है बच्चों? बोलो। जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज पहले करेंगे ओल्ड कंपनी की बुक्स में। लिखिए, लिखिए। journal entries in the books of journal entries in the books of old company कौन है? अरे कौन सा ओल्ड कंपनी? Z। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ Z लिमिटेड। और कौन सी थी ओल्ड कंपनी वाली जर्नल एंट्रीज? सर वही वाली, रियलाइजेशन टू एसेट, लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, हाँ वो सब करेंगे। लेकिन जो नोट्स लिखे हुए थे वो भी याद रखना कि अगर एसेट साइड P&L है वो नहीं जाएगा, किसी एसेट को लेने से मना कर दिया वो नहीं जाएगा, और जिस वैल्यू पे सामने वाली कंपनी ले रही है उस वैल्यू पे वो लेगी अपनी बुक्स में। लेकिन हम किस वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं? ओल्ड कंपनी बुक वैल्यूज। वहां लिखा था नोट्स में बुक वैल्यूज। सबसे पहले क्वेश्चन में आओ, अब देखो कौन कौन से एसेट्स हैं। कितने एसेट्स हैं मैं तुम्हें दिखाऊं? कितने आदमी थे? जेड लिमिटेड पूछ रहा है कितने एसेट्स थे। ले कितने एसेट्स थे बच्चा फैटी? ये देखो, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें दो थे, लैंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट्स, और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। टोटल 6 हो गए। सर कैश वो तो लेनी थी ना कंपनी, तो कितने एसेट थैले में डलेंगे बेटी? कुणाल बेटी 6 एसेट्स थैले में डलेंगे। 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाले जिसमें लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है, 2 इंटेंजिबल एसेट जिसमें गुडविल पेटेंट है, और इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। ये रहे ना पीपी में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल और पेटेंट। ठीक है, बुक वैल्यू पर डालेंगे। किस वैल्यू पर डालेंगे? जो इनकी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी वैल्यू पर, जो इनकी बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी वैल्यू पर। जी सर। चलो तो बच्चों सबसे पहली एंट्री लिखना शुरू करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कोई जल्दबाजी नहीं कैसी भी। पहला क्वेश्चन किया, सारे क्वेश्चन हो गए समझो। द फर्स्ट स्टेप टेकन is almost the last step taken. Realization account debit. इसमें कौन कौन से एसेट्स आएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। ये 6 एसेट्स हमने थैले में डाल दी। 6 एसेट्स हमने थैले में डाल दी। बच्चों इन्हें किस वैल्यू पर लिखोगे? बुक वैल्यू पर। ओल्ड कंपनी में बुक वैल्यू ही चलती है।
अग्रीड वैल्यू टेकन ओवर वैल्यू चलती है न्यू कंपनी में या पीसी की कैलकुलेशन में, नेट एसेट मेथड में। तो बताओ लैंड एंड बिल्डिंग की क्या वैल्यू है? 4 लाख। प्लांट मशीनरी की क्या वैल्यू है? 6 लाख। गुडविल की क्या बुक वैल्यू है? 240। ये सब मैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट से देख के लिख रहा हूं, जेड लिमिटेड की बैलेंस शीट से। पेटेंट्स की क्या वैल्यू है? 50,000। इन्वेंट्रीज की क्या वैल्यू है? 1,50,000। ट्रेड रिसीवेबल की क्या वैल्यू है? 1,80,000। जरा टोटल मार के बताओ। 4 6 10 2 12 40 12 90 13 90 14 40 15 20 16 20 16,20,000। 16,20,000। क्या नरेशन लिखोगे? बीइंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ करके, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट की स्पेलिंग यही लिखना EXCEPT, इसी का मतलब होता है छोड़कर। जो ACCEPT होता है एक्सेप्ट होता है, वो उसका मतलब होता है कबूल कर लेना। वो जो तुम करवाने के लिए डोल रहे हो अपने बैचमेट्स। बीइंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आया समझ? अगला क्या होगा काम बच्चों? सर लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो। बिल्कुल ठीक सर, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करो। आओ बच्चों लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। नंबर 2 क्या एंट्री होती है? सारी लायबिलिटीज को डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी कौन कौन सी थी? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स है 6% वाले, तो लिखिए 6% डिबेंचर्स, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और कौन कौन सी लायबिलिटी थी? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 1,20,000, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट। 6% डिबेंचर्स है 2 लाख रुपए के, ट्रेड पेबल्स है 120, ट्रेड पेबल्स है 120। आइए जरा अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं एक बार फिर से। सभी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देखो। देखो एक तो हमारी नॉन करेंट लायबिलिटी थी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग, यानी नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग डिबेंचर्स है। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में डिबेंचर्स लिखा हुआ है ये रहा। तो ये तो हमने ले लिया 6% डिबेंचर्स डेबिट कर दिया। और कौन सी लायबिलिटी है? सर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल कर दिया डेबिट। और क्या है? अदर करंट लायबिलिटी। इसमें क्या है? उसके लिए क्वेश्चन ने मना किया था, नीचे देखो ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसे ले ही नहीं थी सामने वाली कंपनी, तो क्या इसे आप ट्रांसफर करोगे खाते में, रियलाइजेशन में, थैले में डालोगे? नहीं। जिस चीज को लेने से मना कर रहे हो थैले में क्यों डालोगे? क्लियर? अच्छा अगली बात, अब आप सोच रहे हो कि सारी लायबिलिटीज होगी। एक लायबिलिटी बहुत ज्यादा कीमती है इस क्वेश्चन के अंदर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 8,000 का है, ब्रैकेट में लिखा है एक्सपेक्टेड लायबिलिटी। मतलब समझाता हूं बच्चों, वर्कमैन का मतलब पता क्या होता है? जो लेबर क्लास होती है उसे वर्कमैन कहते हैं। जो लेबर क्लास होती है उसको वर्कमैन कहते हैं। जो लोग फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, मशीनें चलाते हैं हाथों से, कई बार उनको काम करते हुए चोट लग सकती है, इस बात का खतरा होता है। राजेश खन्ना की एक मूवी आपने देखी हो तो अवतार, उसमें वो काम करता है फैक्ट्री में, हाथ कट जाता है उसका, कंपनी से क्या मिलता है? उसे पैसा मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है। तो ये नियम है हर कंपनी को, जो लेबर से काम करवाती है फैक्ट्री में, मशीनें चलवाती हैं, उसे अपने यहाँ कुछ रिजर्व बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। कुछ पैसा उस हर कंपनी को बचा करके चलना होगा जो कंपनी वर्कर से मशीनें चलवाती है। किस लिए? कल को अगर उन्हें चोट लगे तो उसका इलाज कहां से होगा? उस पैसे में से। तो इस कंपनी ने, जेड लिमिटेड ने, वर्कर्स के इलाज के लिए कितना पैसा जमा कर रखा है? 8,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व में। कितना? 8,000। ठीक है। और एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 5,000 का मतलब पता है क्या है? किसी वर्कर को चोट लगी है और उसके इलाज में 5,000 रुपए का खर्चा आएगा, उसने कंपनी से मांगा है, तो देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा सर, साफ साफ लिखा हुआ है लायबिलिटी 5,000। तो ये लायबिलिटी
आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये लायबिलिटी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ये खुद की समझदारी रहेगी आपकी। ओके सर, इसे मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा। लायबिलिटी ऑन वर्क, अरे भूल गया मैं तो लिखना कैपिटल में, छोड़ो। लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? 5000। लायबिलिटी ऑन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5000। डायरेक्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व लिखोगे वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। टू व्हाट? रियलाइजेशन अकाउंट। टू 320, 325, 3,25,000, 3,25,000 being all liabilities except interest on debentures transferred to realization account। सर पेपर में इतनी बड़ी बड़ी नरेशन लिखनी है हमें? अरे खाली ये भी लिख दोगे ना, बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। बीइंग ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर आप क्यों लिखवा रहे हो फिर बड़ा बड़ा? हम तो यार अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अभी से शॉर्टकट चाहिए तुम्हें? कभी पढ़ने बैठोगे, रिवाइज करने बैठोगे तो नरेशन पढ़ के पता चल जाएगा क्या हुआ है एंट्री के अंदर। ठीक है सर, ठीक है सर। बच्चों मुझे थर्ड एंट्री याद दिलाओगे इसके बाद? बच्चों मुझे थर्ड एंट्री याद दिलाओगे इसके बाद? थैला रेडी है, एसेट भी डाल लिया, लायबिलिटीज भी कूद गई इसमें। अब थैला किसे पकड़ा दूंगा? बी लिमिटेड नई कंपनी, यानी हमारे क्वेश्चन में वाई लिमिटेड को थैला दे दूंगा, उसे पकड़ लूंगा। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नंबर 3, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड से पैसा लेने के लिए अब हम तैयार हैं। बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम वाई लिमिटेड, हमने उसे थैला दे दिया, अब हमें उससे पैसा लेने के लिए तैयार है। WYEY लिखना इस क्वेश्चन में, कभी वाई वाला वाई लिख दो डायरेक्ट। ठीक है सर। बच्चों इस एंट्री में अमाउंट क्या आता है? जो पीसी आपने निकाली थी, टोटल पीसी कितनी थी? 17,20,000। ओके सर। भाई कितना पैसा मांगोगे वाई लिमिटेड से थैले के बदले में? जो आपकी परचेज कंसिडरेशन तय हुई है 17-20, यही तो मांगोगे। इसकी वैल्यू पहले निकल चुकी कि थैला कितने में दिया जाएगा? 17-20 में। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। इसके बाद अगली एंट्री क्या होती है? इसके बाद अगली एंट्री क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। यस, हमने थैला दे दिया। अब वाई लिमिटेड भी क्या करती है? उसके बदले हमें थैले में बहुत सारा सामान रख के देती है। कल नहीं देखा था? बी लिमिटेड हमें बहुत सारे सामान दे गई थी। क्या क्या? कैश, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स। तो बताओ हमें क्या क्या मिल रहा है? बताओ हमें क्या क्या मिल रहा है? हमें यानी वाई लिमिटेड को हमें यानी जेड लिमिटेड को, यानी ओल्ड कंपनी को अपना थैला यानी रियलाइजेशन अकाउंट न्यू कंपनी यानी वाई लिमिटेड को देने के बदले वाई लिमिटेड से क्या क्या मिल रहा है? यानी पीसी में क्या क्या है? कैश मिल रहा है, 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स भी मिल रहे हैं। इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? 2। क्रेडिट क्या होगा? 2। अरे बोलो, वाई लिमिटेड। क्रेडिट द गिवर, ये सब दिया किसने? कैश, प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर, वाई लिमिटेड ने। तो उसको क्रेडिट करेंगे। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। Being purchase consideration received from Y Limited। WYE, being purchase consideration received from Y Limited।
पेइंग परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड। बच्चों क्या क्या मिला परचेज कंसिडरेशन में? कैश कितना मिला? 40 और 160, टोटल कितना हो गया? 2 लाख, 2 लाख। बच्चों 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स कितने रुपए के मिले थे? 4 लाख, 4 लाख। एम आई राइट और रॉन्ग? इक्विटी शेयर्स कितने के थे? 11,20,000। इसी प्रकार से टोटल आ रहा था 17,20,000, 17,20,000, 17,20,000, 17,20,000 है जी। हाँ, जितना वाई लिमिटेड में डेबिट किया था उतना क्रेडिट करके खत्म हो गया, इक्वल हो गया। करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उससे लेना देना बकाया नहीं रह जाएगा। ये तो बराबर होगा ही ना। अगली एंट्री बच्चों, और बच्चों अगली एंट्री बताओ, अगली एंट्री किस चीज की सिखाई गई आप लोगों को? वो उनको बुलाएंगे और उनको पैसे देंगे। किनको बुलाएंगे और क्या दे देंगे? कह रहे उनको बुलाएंगे और वो दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे, उनकी पीसी उन्हें देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे, उनकी पीसी उन्हें देंगे। और फिर कहीं जाके रियलाइजेशन के खर्चे वर्चे जो है उनकी एंट्रीज पास करके चलेंगे। लेकिन अब मेरी बात सुनना आप लोग ध्यान से, मेरी बात सुनना सभी बच्चे ध्यान से। हम पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पे करेंगे। आपके नोट्स में भी यही था, मैंने समझाया अलग वे में है, लेकिन नोट्स कैसे लिखे हुए हैं? पहले रियलाइजेशन की एंट्री है, उसके बाद ही तो प्रेफरेंस और इक्विटी को ड्यू करके पे करने की एंट्री है। पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही पे होंगे। एसेट लायबिलिटी हो गए, पैसा आ गया वहां से, पहले रियलाइजेशन खर्चे पे करो, मालिकों को बाद में देना। पहले लिक्विडेटर का हिसाब होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या एंट्रीज लिखाई थी कल मैंने आपको? जो हमारी जेड लिमिटेड है, जो हम है जेड लिमिटेड, हम खुद कितना पे कर रहे हैं? 2,500। वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। वो कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो अगला 10,000 हम पे कर रहे हैं, वो अभी तो हम पे कर रहे हैं, लेकिन हमें बाद में मिल जाएगा किससे? वाई लिमिटेड से। तो फिलहाल के लिए ये एंट्री हो जाएगी आपकी, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। क्वेश्चन में लिखा था कि अभी के लिए जेड लिमिटेड पेमेंट कर रही है 12,500 की, तो हमने कैश से पे कर दिया 12,500 जेड लिमिटेड में, जिसमें से 2,500 उसके खुद के हिस्से का खर्चा है, वो रियलाइजेशन में जाएगा। और 10,000 के लिए रीइंबर्स करने के लिए वाई लिमिटेड कह रही है मैं तैयार हूं, तो वो वाई लिमिटेड में डेबिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? भाई आपको मैंने एंट्रीज क्या लिखवाई? अगर खुद पेमेंट है तो रियलाइजेशन टू कैश, वो मैं 2,500 रियलाइजेशन में डलवा रहा हूं। और जो अगर सामने वाली कंपनी को पे करना था पर अभी के लिए आपने पे कर दिया, तो क्या लिखाया था मैंने? वाई लिमिटेड टू कैश। वो ये रहा वाई लिमिटेड टू कैश। मैंने दोनों एंट्रीज को जोड़ दिया, रियलाइजेशन वाई लिमिटेड टू कैश में इकट्ठा लिख दिया 12,500। और इसके बाद एक एंट्री और आएगी, इसके बाद एक एंट्री और आएगी। बोलो 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 बोलो, शर्माओ मत। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब इनसे 10,000 प्राप्त भी तो करेंगे। सर आज बड़े कलर बदल रहे हो आप। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है। सर आप होली वाले दिन क्लास लेंगे क्या? छोटी होली पे ले लेंगे यार, बड़ी होली पे दिक्कत है, कोई ऑफिस में रंग फेंक जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 10,000 10,000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस reimbursed by Y Limited, being realization expenses reimbursed by Y Limited। Y Limited ने reimburse कर दिए 10,000 के खर्चे। Y Limited ने reimburse कर दिए 10,000 के खर्चे, ठीक है, ओके। 6th एंट्री क्या होगी बच्चा पार्टी? अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप ड्यू कर लो। नो सर क्या हुआ? आपने तो वहां पे नोट्स में यही लिखी हुई है। बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर एक लायबिलिटी ऐसी थी जिसे वाई लिमिटेड ने लेने से इनकार कर दिया है। तो मैंने आपको सिखाया था अगर कोई लायबिलिटी सामने वाली कंपनी लेने से मना कर दे तो उस लायबिलिटी का क्या करना पड़ेगा? आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी। तो जो इंटरेस्ट है ड्यू ऑन डिबेंचर्स, वो हमें यानी हम कौन है? जेड लिमिटेड को खुद ही पे करना पड़ेगा। देखो जरा कितने का इंटरेस्ट था वो क्वेश्चन में? 12,000। तो लिखिए जरा
लिखिए जरा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। सर एक एसेट भी तो था जो लिया नहीं था सामने, वो तो कैश है, उसे थोड़ी बेचोगे किसी को? कैश बेचा जाता है कि किसी को? कैश थोड़ी ना बेचा जाता है। तो सर अगर वो कैश बचा पड़ा रह गया जेड लिमिटेड के पास, तो कल सिखाया तो था अगर कैश कुछ बचा रह जाए तो किसको दे दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कल लिखवाया था, याद है? बस तो यही बात समझ में। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000 बीइंग इंटरेस्ट पेड बाय जेड लिमिटेड, बीइंग इंटरेस्ट लायबिलिटी पेड बाय जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड ने स्वयं पे करा ये इंटरेस्ट। जो लायबिलिटी रह गई वो आपने खुद पे कर दी। जो एसेट्स रह गया, अगर वो कोई और एसेट होता तो आप बेच के पैसा प्राप्त कर लेते, लेकिन जो एसेट रह गया वो है कैश। कैश थोड़ी ना बिकता है। मैं कहूं मेरा 10,000 का कैश कितने में ले लोगे? कैश थोड़ी ना बिकता है। तो वो पैसे आपके पास ही रहेंगे। किसको दे दोगे अगर अंत में भी बचे रह जाते हैं सारे खर्चे? पहले तो उनके पैसों का इस्तेमाल करोगे, ये रियलाइजेशन के खर्चे वर्चे, ये इंटरेस्ट वगैरह पे हो रहे हैं, कहां से पे हो रहे हैं? उसी कैश में से। फिर भी बच जाते तो किसको दे दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। कल सिखाया था। ठीक है सर। अब फाइनली आप लोग वो एंट्री कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करने की। चलो एंट्री नंबर 7। जो WCR 3000 का बचा हुआ है, बिल्कुल ना घबराएं, अभी सवाल पूरा कहां हुआ है, मुझे समय दो। लिखिए नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 7। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करेंगे। जेड लिमिटेड में 6% की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक लाइन छोड़ना, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग amount due to preference shareholders, being amount due to preference shareholders, being amount due to preference shareholders। ये बहुत ही समझदार भरी एंट्री होगी, समझदारी भरी एंट्री होगी, इसे बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। बच्चों अपना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ जेड लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की थी? जेड लिमिटेड की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपए की थी? यानी जेड लिमिटेड में, ओल्ड कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, प्रेफरेंस वाले मालिकों का कितना रुपया लगा हुआ था? कितना रुपया लगा हुआ था? 4 लाख। बोलो बच्चों कितना रुपया लगा हुआ था? 4 लाख। कितना रुपया लगा हुआ था? धमाल पिक्चर की तरह होगी, 3 बार बोल चुका हूं। 4 लाख रुपए लगे हुए थे। यस सर। तो ये वाली जो कैपिटल है ये 4 लाख से ही डेबिट होगी। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में पड़ा ही कितना रुपया है? 4 लाख। तो डेबिट करके खत्म कितना करोगे? 4 लाख। लेकिन सामने वाली कंपनी से प्रेफरेंस के लिए आया कितना है? 440, 40,000 नगद और 4 लाख के शेयर्स प्रेफरेंस वाले, 9% वाले। तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में कितना लिखोगे? 440। कितना लिखोगे? 440। और बाकी का 40,000 कहां डेबिट होगा? वेरी गुड, रियलाइजेशन अकाउंट। कल यही सीखा था हमने। जिन बच्चों ने कल की क्लास अच्छे से रिवाइज करी है उन्हें दिक्कत नहीं आ सकती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर 40,000। भाई समझो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के 4 लाख रुपए लगे हुए थे, लेकिन सामने से उनके लिए आए हैं 4,40,000। तो ये तो क्लियर है कि टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर हम उन्हें देंगे 440, क्योंकि उनके नाम से हमारे पास यानी जेड लिमिटेड के पास आए कितने हैं? 440। तो देंगे तो 440 ही, पर उनकी कैपिटल कितनी थी? तो जो एक्स्ट्रा 40,000 है आप उन्हें दे रहे हो वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इस चैप्टर में हर एक डिफरेंस रियलाइजेशन में ट्रीट होगा, क्योंकि वही खाता आप खोल रहे हो इस काम को करने के लिए, अमेलगमेशन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए। ठीक है सर। और अगली एंट्री बच्चों, अब प्रेफरेंस होल्डर्स को बुला लो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का आपने अमाउंट निकाल लिया, 440 बन रहे हैं। अब उनको बुला लो, उनको कहो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेटे इधर आओ। उनके कितने रुपए बनते हैं? 440। उनको कहो ये पकड़ो बेटे कैश टू कैश अकाउंट, कितना? 40,000। और उनको बोलो ये पकड़ो बेटे 4 लाख रुपए के क्या? 9% वाले प्रेफरेंस शेयर्स टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट 4 लाख।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 4,40,000, टू कैश अकाउंट 40,000, टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट 4 लाख। बच्चों क्लियर है? क्लियर है भाई? आगे चले। नरेशन, हाँ। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटल्ड, अमाउंट पेड नहीं लिख सकते ना, क्योंकि अमाउंट के साथ साथ कैश भी दिया है। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल्ड, हिसाब कर दिया उनका, कुछ कैश दिया कुछ प्रेफरेंस शेयर दिया, हिसाब कर दिया, कुल मिलाकर के हिसाब कर दी। बीइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेटल्ड। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी बच्चा पार्टी इक्विटी वालों को उनका पेमेंट करने की, उनका पैसा देने की। इक्विटी वालों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे बताओ भी तुम्हारे कितने पैसे निकल रहे हैं, और फिर उनको पेमेंट कर देंगे उनकी परचेज कंसिडरेशन। जैसे अभी प्रेफरेंस वालों को बुलाया, उनसे पूछा तुम्हारी कैपिटल कितनी, उन्होंने कहा 4 लाख, हमने कहा लेकिन आया 440 है, डिफरेंस रियलाइजेशन में 40, और फिर उनको 440 दे दिया, 40,000 और 4 लाख कैश और प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में उनको पेमेंट कर दी। यही काम अब आप लोगों को प्यारे बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ करना है, इक्विटी वालों को बुलाना है और फिर उनकी पेमेंट कर देनी है। वही जो हमारी एंट्री नोट्स में लिखी हुई थी। नोट्स में आखिरी 2 एंट्रीज यही तो थी कि इक्विटी वालों को बुलाओ, उनका कितना हिसाब बन रहा है वो देखो, और फिर उनको पेमेंट कर डालो परचेज कंसिडरेशन के रूप में। तो बच्चों बुलाओ जरा इक्विटी वालों को और पूछो उनसे कि उनका कितना हिसाब बन रहा है, वो 2 एंट्रीज, और फिर उनको पे कर दो, वो 2 एंट्रीज कर डालो। क्या थी देखो, मैंने पहले लिखा हुआ है, पहले मैं पूरा समझाऊंगा, फिर आप लोग नोट डाउन करेंगे। अभी केवल सुनना है, लिखना नहीं है। ये मैंने लिख के रेडी कर लिया, ठीक है। वीडियो मैंने पॉज कर दी थी बीच में, फिर आप लोगों के लिए लिख लिया, फिर मैं आया हूं वापस, इसलिए थोड़ा सा चेंज भी आपको दिखाई दे रहा है। यस सर जी, यस सर जी। ये एंट्रीज लिखी हुई थी सर हमारे नोट्स में, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, और रिजर्व्स खोल के लिखे हुए थे थोड़ा सा एंट्री में, कैपिटल रिजर्व, पी&एल, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, मैंने इकट्ठा लिख दिया यहाँ पे रिजर्व्स, रियलाइजेशन डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर, और इक्विटी शेयरहोल्डर टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी टू कैश। यानी इक्विटी वालों को बुलाया और उनसे पूछा तुम्हें क्या क्या चाहिए, वो कहेंगे हमें कैपिटल चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, और रियलाइजेशन का कोई डिफरेंस है वो चाहिए टू इक्विटी शेयरहोल्डर, और फिर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को उनका पैसा दे देंगे। कुछ इक्विटी शेयर्स के रूप में आया होगा वो दे देंगे, कुछ कैश के रूप में आया होगा वो दे देंगे। लेकिन ये जो 2 एंट्रीज नोट्स में लिखी हुई हैं, ये आपको 2 ही नहीं करनी है, ये आपको 4 एंट्रीज के रूप में करनी है। जो नीचे लिखी हुई है, जो नीचे लिखी हुई है, ये आपको 4 एंट्रीज के रूप में करनी है, ये 2 एंट्री के रूप में नहीं लिखनी है आपको। क्यों? ये बाइफरकेट करके लिखना है, ये सहूलियत के लिए मैं कह रहा हूं। अगर 2 ही लिखोगे तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल की प्रेजेंटेशन में फंस जाओगे, किसी क्वेश्चन में कुछ है, किसी क्वेश्चन में कुछ है। इन 2 एंट्रीज को थोड़ा सा खोल करके ऐसे लिख लोगे जैसे मैं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन यूनिफॉर्म हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सहूलियत आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी कैसी भी। अच्छा सर, तो कैसे कैसे खुल के लिखवाओगे आप? मैं क्या करवा रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं पहली एंट्री के 2 टुकड़े करवा रहा हूं, पहली एंट्री के 2 टुकड़े करवा रहा हूं। कैसे सर? इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व्स डेबिट। कौन कौन से रिजर्व थे क्वेश्चन में? कैपिटल रिजर्व, पी&एल और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, ये थे आपकी जेड लिमिटेड के पास, टू इक्विटी शेयर होल्डर। और फिर एक एंट्री और करवा रहा हूं, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। यानी पहली एंट्री के 2 टुकड़े कर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, एक एंट्री ये बना दी रिजर्व्स को डिटेल में लिख के, और एक एंट्री ये बना दी रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर। सहूलियत के लिए करवा रहा हूं सर, मार्क्स पूरे मिलेंगे यार, पूरे मिलेंगे, सहूलियत के लिए करवा रहा हूं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मेटेरियल कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है, तुम अपने क्वेश्चंस में जाल बन जाओगे। ऐसे करोगे सब जगह पूरे मार्क्स, सब जगह सब कुछ सही होगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, दिमाग क्लियर रहेगा। तो मेरी ही जो 2 एंट्रीज नोट्स में लिखी हुई है, मैं उन्हीं को बाइफरकेट करके लिखवा रहा हूं। एक एंट्री तो ऑलरेडी हमारे नोट्स में लिखी हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स रिलेशन टू इक्विटी शेयर, एक मैंने कहा था लिख लेना, वो मिसिंग थी वहां पे, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर टू कैश वाली। अब उन्हीं 2 एंट्रीज को मैं और बाइफरकेट करवा रहा हूं। तो ये पूरा नोट डाउन आप कर लेना अभी, लेकिन पहले मैं बोल लूं, उसके बाद जब मैं कहूं लिखना शुरू करना तब। ठीक है सर। और एक ये वाली एंट्री तो एज इट इज है, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर न्यू कंपनी टू कैश, ये वाली एंट्री तो एज इट इज है, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर न्यू कंपनी टू कैश, ये एंट्री तो एज इट इज है प्यारे बच्चों। ओके सर, तो जो 2 एंट्रीज हमारे नोट्स में एंड में लिखी हुई हैं, उनमें जो पहली वाली है उसके मैंने 2 टुकड़े करवा दिए, और जो अगली वाली है उसे एज इट इज लिख दिया, उसे एज इट इज लिख दिया। और ये क्या एंट्री है सर? इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश। बच्चों ये इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक एंट्री है, ये क्वेश्चन स्पेसिफिक एंट्री है, क्वेश्चन स्पेसिफिक। ये हर क्वेश्चन में हो सकता है ना देखने को मिले, इस क्वेश्चन की स्पेसिफिक एंट्री।
तो मैं अगर कहूं ऊपर वाली 2 एंट्रीज के तो मैंने 3 ही टुकड़े किए हैं, ऊपर वाली 2 एंट्रीज के तो मैंने 3 ही टुकड़े किए हैं, ये 2 एंट्रीज जो है ये 3 एंट्री बन के आ गई, और ये वाली ये क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एंट्री है, हो सकता है हर क्वेश्चन में ना देखने को मिले। क्या क्या थी एंट्री बच्चों? इस क्वेश्चन में लिखा था कि जो नई कंपनी है वाई लिमिटेड, उसने जेड का कैश लेने से इनकार कर दिया, जेड लिमिटेड के कैश को नहीं ले जा रही वाई लिमिटेड, तो जेड लिमिटेड क्या करेगी? अंत में उसके पास जो भी कैश बैलेंस बचा होगा वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे देगी, वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे देगी। ओके सर, वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे देगी। हाँ प्यारे बच्चों, वो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे, जिसकी ये एंट्री इक्विटी शेयरहोल्डर टू कैश। अब कैश आप पे करोगे तो कैश जाएगा, तो रूल है क्रेडिट बट गोज आउट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक रूल है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करता है उसे डेबिट करते हैं, ये कैश रिसीव कौन करेगा? इक्विटी शेयरहोल्डर, इसलिए डेबिट किसको कर रहे हैं? इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। ओके सर, अब इनमें अमाउंट डालो प्यारे बच्चों, अब इनमें अमाउंट डालना शुरू करो, अब इनमें अमाउंट डालना शुरू करो बिना किसी देरी के। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में? 8 लाख। कैपिटल रिजर्व कितना था? 1 लाख। पी&एल कितना था? 50,000। कैपिटल रिजर्व वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना आएगा? केवल 3,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था तो 8,000, पर उसमें से 5,000 का तो इलाज ही करवाना पड़ेगा, वर्कर को चोट लग गई, क्लेम था, लायबिलिटी थी, तो शेयर होल्डर को कितना मिल पाएगा? बचा हुआ 3,000। टोटल कितना हो गया? 8 और 1 9 और 50 और 3 9,53,000। टोटल हो गया 9,53,000 प्यारे बच्चों। ओके सर जी। उसके बाद अगला स्टेप, ये रियलाइजेशन का जो बैलेंस है इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दो, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयरहोल्डर। देखो रियलाइजेशन में कितना बैलेंस है, कैसे होगा ये? एंट्रीज के थ्रू चेक करो, जहां जहां रियलाइजेशन को डेबिट किया उसका टोटल कर लो, जहां जहां रियलाइजेशन को क्रेडिट किया उसका टोटल कर लो, डिफरेंस निकाल लो। तो रियलाइजेशन को आपने डेबिट कहां कहां किया? ये रहा 16,20,000, उसके बाद 2,500। तो चलो बच्चों 1620 प्लस 2,500, कैलकुलेटर उठा लो। उसके बाद और तो कहीं डेबिट नहीं किया, तो डेबिट का टोटल और भी डेबिट है, ये रहा 40,000 प्लस 40,000, तो डेबिट का टोटल आया 16,62,500। ऐसे ही रियलाइजेशन जहां जहां क्रेडिट हो रहा है उसका टोटल करो, रियलाइजेशन जहां जहां क्रेडिट हो रहा है उसका टोटल करो। एक तो ये रहा 325, उसके बाद एक ये रहा 1720 प्लस 1720, उसके बाद और तो नहीं है सर। तो क्रेडिट का टोटल आया 20,45,000, डेबिट है 16,62,500, क्रेडिट है 20,45,000। डिफरेंस निकालो, 2045 माइनस 16,62,500, 382,500। और ये क्रेडिट का डिफरेंस बचेगा, क्यों? क्रेडिट वाली फिगर बड़ी थी। डेबिट और क्रेडिट हमेशा माइनस होते हैं, निशान कौन सा आता है बैलेंस पे? जो बड़ी फिगर थी। बड़ी फिगर कौन सी थी? 20,45,000, उसके साथ कौन सा निशान था? क्रेडिट। तो जो डिफरेंस आया 382,500, इस पे भी कौन सा निशान आएगा? क्रेडिट। यानी मैं यूं कहूंगा मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है 3,82,500 का, और ये मुझे अगर इक्विटी को देना है तो इसे मैं डेबिट करके दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर। यूं तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट है 382,500, पर वो क्रेडिट बैलेंस उठा के मुझे दे देना है इक्विटी वाले को। क्रेडिट उठा के दे दोगे तो वो खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, गायब हो जाएगा। और क्रेडिट बैलेंस कैसे खत्म होगा, कैसे गायब होगा? जब उसे डेबिट करोगे। क्रेडिट बैलेंस को उठा के किसी और को देना है तो डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए रियलाइजेशन को डेबिट करोगे। और दे किसको रहे? इक्विटी शेयरहोल्डर को, तो इक्विटी शेयरहोल्डर अकाउंट को क्रेडिट करोगे 382,500। नो इश्यूज हियर सर। उसके बाद अगली एंट्री तो भैया इक्विटी शेयरहोल्डर्स को बुलाओ, इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए जो परचेज कंसिडरेशन आई थी वो उनको पे कर दो। इक्विटी शेयरहोल्डर्स के लिए 2 इक्विटी शेयर्स कितने आए थे? ये रहे 2 इक्विटी शेयर कितने आए थे? 1120, और कैश कितना आया था? 160। तो उनको भाई 2 इक्विटी शेयर दे दो 1120 और कैश दे दो 160, और दोनों का टोटल यहाँ डेबिट हो जाएगा 1280 में। इनके लिए प्रेफरेंस की तरह मत करना कि भाई तुम्हारी कैपिटल थी 4 लाख, तुम्हारा डिफरेंस आया 440 है तो डिफरेंस 40 रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा। प्रेफरेंस की एंट्रीज कैसे करनी है आपको? प्रेफरेंस के लिए कैसे करना है आपको? प्रेफरेंस वालों को बुलाओ और पूछो कैपिटल कितने की है, उनने कहा 4 लाख की, और उनको बोलो लेकिन आया तुम्हारे लिए 440 है तो रियलाइजेशन में डेबिट करके 40 डाल दो, और फिर उन्हें 440 दे दो, कैश 40 और 4 लाख का प्रेफरेंस है। इक्विटी वालों के लिए ऐसे नहीं करना। इक्विटी वालों के लिए पहले कैपिटल रिजर्व को इक्विटी शेयरहोल्डर में डालना है, फिर रियलाइजेशन का बैलेंस भी इक्विटी शेयरहोल्डर में डालना है, फिर जो उन्हें पेमेंट करनी है वो इस हिसाब से करनी है जो उनके लिए आया है 1120 और 160, और शेयर होल्डर को फिर डेबिट कर दो 1120 और 160 का टोटल 1280। इसका कार्य अलग होगा क्योंकि रियलाइजेशन का भी डिफरेंस इनको देना होता है, कैश का डिफरेंस भी इनको देना होता है। इस प्रकार से ये प्रेफरेंस की तरह मत करना है इनको। ओके सर, ओके सर। तो यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर्स 1120 के आए हैं, कैश इनके लिए 160 का आया है, टोटल इनके लिए 12,80,000 आए हैं, वो इन्हें दे दो। इक्विटी शेयर डेबिट 1280, टू इक्विटी शेयर 1120, टू कैश 160। अब आखिरी रह गई क्वेश्चन स्पेसिफिक एंट्री।
कि भाई कैश का जो बैलेंस बचा हुआ है वो दे दो, इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश। तो भैया कैश शुरू में कितना था जो लेने से मना कर दिया था वाई लिमिटेड ने, जेड लिमिटेड के पास ऑलरेडी कितना था 70,000। उसके बाद आपने अपनी एंट्रीज में क्या किया कैश के साथ, पहली 2 एंट्रीज में कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे 2 लाख का कैश आया, जहां जहां कैश डेबिट होगा प्लस करोगे, जहां जहां क्रेडिट हो रहा है एंट्रीज में वो माइनस, क्यों, कैश एक एसेट है, डेबिट होने पे वो बढ़ता है प्लस होता है, क्रेडिट होने पे वो घटता है माइनस होता है। तो 70,000 में प्लस कर दो 2 लाख, ये हो गया 270। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ये पेमेंट है तो माइनस कर दो 12,500, फिर से डेबिट हो रहा है तो प्लस कर दो 10,000, फिर से क्रेडिट हो रहा है तो माइनस कर दो 12,000, फिर से क्रेडिट हो रहा है तो माइनस कर दो 40,000, और अभी आपने यहाँ पे क्रेडिट भी किया 160 से, ये भी इसका इफेक्ट भी तो लो यार, फाइनल एंट्री कर रहे हो तो जहां तक की एंट्रीज होगी वहां तक का इफेक्ट लो, माइनस 160, तो ये बचा 55,500, 55,500। यस सर जी। स्टडी मेटेरियल ने क्या किया हुआ है, कहीं पे ये रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयरहोल्डर वाली एंट्री फर्स्ट में ही जोड़ दी जैसे मेरे नोट्स में लिखी हुई है, और इक्विटी शेयरहोल्डर टू कैश जो 55,500 है वो इसी एंट्री में जोड़ दिया थर्ड वाली में ही, 1280 में प्लस कर दिया 55,500, 13,35,500, टू कैश जहां लिखा है 160, यानी यहाँ जो ये वाला जो इक्विटी शेयरहोल्डर डेबिट और ये वाला जो इक्विटी शेयरहोल्डर डेबिट दोनों को जोड़ दिया, और ये टू कैश और ये टू कैश दोनों को जोड़ दिया, एक ही एंट्री लिख दी, इक्विटी शेयरहोल्डर डेबिट 13,35,500 टू इक्विटी शेयर 11,20,000 टू कैश 2,15,500। पर कहीं और तुम अटक जाओगे, फिर उन्होंने तो क्या यहाँ पे भी ये एंट्री भी जोड़ रखी है, रिलेशन डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर 382,500, ये भी जोड़ा हुआ है, तुम कहीं और अटक जाओगे, इसलिए मैं इस प्रकार से तुम्हें करवा रहा हूं, तुम कहीं और अटक जाओगे, कहीं और ना अटको, इसलिए इस प्रकार से ये 4 एंट्रीज आपको करनी है। ओके सर, ओके बच्चा पार्टी। तो वीडियो को पॉज करो अभी के अभी और ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। तो हमारा आखिरी एंट्री नंबर क्या डाला था हमने, 7th, तो ये हो जाएगी फिर आपकी 8th, 9th, 10th और 11th, ये एंट्रीज इस प्रकार से हो जाएंगी। वीडियो पॉज करो और नोट करो, पूरा लिख ले सर। देखो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये वाला पोर्शन तो ये वाला पोर्शन तो समझाने के लिए था ना, यस सर, पर फिर भी आप चाहो तो लिख लो ये वाला पोर्शन भी, और इसके सामने लिख देना कि ये पोर्शन ऊपर वाला रफ है, नीचे वाला फेयर है, पर फिर भी लिख लो अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। जब रिवीजन करने बैठोगे तो आसानी रहेगी, जब रिवीजन करने बैठोगे तो आसानी रहेगी। वीडियो पॉज करो, लिख लो, ठीक है सर। उसके बाद इन्हीं 4 एंट्रीज को मैं स्टेप्स में लिखवा देता हूं प्यारे बच्चों, इन्हीं 4 एंट्रीज को मैं स्टेप्स में लिखवा देता हूं। स्टेप्स फॉर बाइफर्केशन ऑफ लास्ट 2 एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी की बुक्स में जो आखिरी 2 एंट्रीज हैं उनको जैसे अभी हमने बाइफर्केट किया है उसके स्टेप्स लिख लो, उसके स्टेप्स लिख लो। नंबर 1, ट्रांसफर कैपिटल एंड रिजर्व्स टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट। ट्रांसफर कैपिटल एंड रिजर्व्स टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट, जो ये वाली एंट्री हमने की है, कैपिटल डेबिट, रिजर्व डेबिट टू इक्विटी शेयरहोल्डर। उसके बाद क्या किया था, रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयरहोल्डर। तो सेकंड स्टेप क्या है, ट्रांसफर बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट। और इसमें 2 केस होंगे बच्चा पार्टी, अगर क्रेडिट बैलेंस है रियलाइजेशन का, इफ क्रेडिट बैलेंस, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसे डेबिट करके पास करेंगे। और इफ अगर रियलाइजेशन में डेबिट बैलेंस आए, कभी डेबिट साइड बड़ी आ जाए, तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहां पे रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर ना एंट्री ना होके इक्विटी शेयर होल्डर टू रियलाइजेशन वाली एंट्री होगी, तब तुम स्टडी मेटेरियल के प्रेजेंटेशन में बुरा फंस जाओगे, पर अब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से ले जा रहा हूं जो समस्या वाला है ही नहीं। अगर मैं फंसाता तो तुम्हें पता चलता, या जो बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें पता होगा। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रोवाइड परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स।
यानी वही वाली एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी टू कैश, जो उनके लिए परचेज कंसिडरेशन आई है 1120, 160 और 1280। चौथे नंबर पे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये वाली एंट्री, कैश का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो, प्रोवाइड कैश बैलेंस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लेकिन केवल तब इफ, ओनली इफ नॉट टेकन ओवर, अगर सामने वाली कंपनी ने वो कैश टेकन ओवर नहीं किया तभी, ले लिया उसने तो फिर तो उसी ने ले लिया, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को कहां से दोगे। तो चौथी एंट्री कभी होगी कभी नहीं होगी। और बच्चों एक बहुत ही कीमती बात, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने सारा काम ठीक किया है या नहीं। अमेलगमेशन के चैप्टर की ये खासियत है। सर यही खासियत आपने कैश फ्लो में भी बताई थी, ब्रांच में भी बताई थी। हाँ, चेकिंग तुम कर सकते हो हमेशा कि तुमने काम ठीक किया है या नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट शुड ऑटोमेटिकली टैली, ये सारा कार्य करने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली अगर टैली हो रहा है तो समझ लो आपने ठीक किया है, अदरवाइज कुछ गलती है, अदरवाइज कुछ गलती है। अभी चेक करवा के दिखाता हूं, अभी चेक करवा के दिखाता हूं, चिंता ना करो, अभी चेक करवा के दिखाता हूं। यस यस, देखो सर जी, लिख लिया ये सब, लिख लो बच्चा पार्टी। यस सर जी, वीडियो पॉज करके लिख लो। अब देखो मैं चेक कराता हूं आपको। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट ने यहां पे जन्म लिया, इसमें क्रेडिट आया 953 और क्रेडिट आया 382,500। जरा क्रेडिट का टोटल करो, 953 प्लस 382,500। सर ये आ रहा है 13,35,500, 133,550। डेबिट कितना हुआ 1280 और 55,500, इसका टोटल करो 1280 प्लस 55,500, सेम 1335। बैटरी का कुछ इश्यू था बच्चों, सेम 13,35,500। यानी प्यारे बच्चों जितना इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट हो रहा है उतना डेबिट हो रहा है, हमने सारा काम ठीक किया है। चेकिंग भी कर सकते हैं, चेकिंग भी कर ली, चेकिंग भी कर ली। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। अब बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं जितनी भी एंट्रीज मैंने अभी तक आपको करवाई है उनको देख के कोई अकाउंट बनाना हो आप बना लोगे, लेजर पोस्टिंग। क्वेश्चन इन्हीं एंट्रीज के बाद आपसे कहते हैं रिलेशन का अकाउंट ही बना दो देख के, तो एंट्रीज में जहां जहां डेबिट हो रहा है उतना अमाउंट रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड डाल देना, एंट्रीज में जहां जहां रिलेशन क्रेडिट हो रहा है उतना अमाउंट क्रेडिट साइड डाल देना, डिफरेंस आपका मैच हो जाएगा। ऐसे कोई भी खाता बन जाएगा 11th क्लास वाली लेजर पोस्टिंग। सर आप कराओगे नहीं अकाउंट वाले क्वेश्चन? अरे करवाऊंगा, लेकिन हिंट दे रहा हूं आगे आने वाली क्लासेस के लिए एंट्री बेस्ड डायरेक्ट लेजर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने ये देख लिया कि जो ओल्ड कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाई थी उनको प्रैक्टिकली सॉल्व कर लिया, और उनके अंदर जो आखिरी 2 एंट्रीज है वो इस प्रकार से 4 वे में करनी, जिसके स्टेप्स भी लिखवा दिए। और एक चीज और देखी, एक चीज और सीखी, क्या पढ़ाते वक्त मैंने पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर की एंट्री पढ़ाई थी, बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री पढ़ाई थी, पर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री 5th नंबर पर ही करनी है। और इससे पहले 5th एंट्री के बाद आप प्रेफरेंस पे पहुंचो, एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर कोई लायबिलिटी पे नहीं करनी है तो वो पे करनी है बीच में। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो आज नया हमने ये सीखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री 5th नंबर पे ही होगी। उसके बाद भी प्रेफरेंस पे जाने से पहले कोई लायबिलिटी अगर रह गई थी, सामने वाली कंपनी ने लेनी है, आप खुद पे कर रहे हो, उसकी एंट्री होगी। और आखिरी जो 2 एंट्रीज है वो इन प्रकार से 3 टुकड़ों में होंगी। आखिरी जो 2 एंट्रीज है वो इस प्रकार से 3 टुकड़ों में होंगी, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा। और क्वेश्चन स्पेसिफिक एक्स्ट्रा एंट्री भी हो सकती है, अगर कैश को टेक ओवर नहीं किया तो इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश। ठीक है सर, असल में आखिरी 2 एंट्रीज के 3 ही टुकड़े हैं। जो चौथी एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर टू कैश, ये तो क्वेश्चन स्पेसिफिक एंट्री। ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। चलो, तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, नई कंपनी की बुक्स में एंट्री पास कर लेंगे। आज हमने ये अपना जेड लिमिटेड के यहाँ कर लिया एंट्रीज, इसी क्वेश्चन को अब वाई लिमिटेड के यहाँ सॉल्व कर लेंगे कि भाई वाई लिमिटेड की जनरल एंट्रीज कैसे होंगी, वही वाली
बिजनेस परचेज टू लिक्विड अपना न्यू कंपनी, एसेट ओल्ड कंपनी, उसके बाद एसेट टू लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज डिफरेंस गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, उसके बाद आप नई पुरानी वाली कंपनी को बुलाओ, ओल्ड कंपनी डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर टू प्रेफरेंस शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद अगर डिबेंचर्स दे रहे हो तो पुरानी कंपनी के डिबेंचर्स डेबिट टू नई कंपनी के डिबेंचर्स, और अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। उन एंट्रीज की प्रैक्टिस करके चलेंगे। ओके सर जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों।